जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे, यानी कि मादा जनन अंग को देखेंगे। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज रक्षाबंधन है और इसी दिन यह वीडियो शूट हो रहा है। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और अच्छे ढंग से समझेंगे क्या मादा जनन अंग, क्योंकि यह पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हालांकि पसंद तो ज़रूर आएगा। आप लोग अच्छे ढंग से अंत तक टिके रहिए और यह आपके लाइफ से रिलेटेड है। इस चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से एंजॉय के जरिए आप लोग फील करके भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हम यहाँ पर मनुष्य का मादा जनन अंग का क्या किए हैं, एक छोटा सा फिगर बनाए हैं। हालांकि 3D तो है नहीं जो आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। ये फिगर यहाँ पर हम बनाए हैं और इस फिगर को समझने के लिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए ये मादा जनन अंग का क्या है, फिगर है। मादा जनन अंग में ये रचनाएं पाई जाती है। तो कौन सा रचना पाया जाता है, इसको देखिए। तो मादा जनन अंग में कौन कौन सा रचना पाया जाता है, तो अंडाशय पाया जाता है। ठीक है, फैलोपियन नलिका पाया जाता है, गर्भाशय पाया जाता है, योनि पाया जाता है, भग या वल्वा पाया जाता है। और देखिए ये रहा आपका वल्वा या भग, इसी का नाम है। ये रहा आपका हाइमेन, यहाँ हो गया अंडावाहिनी का शीर्ष, फैलोपियन नलिका, अंडाशय, गर्भाशय, योनि, ये इस ढंग से। ठीक है, सबके बारे में अब हम लोग अच्छे ढंग से समझेंगे, फिर निषेचन समझेंगे और इस चैप्टर को अंत तक देखेंगे और ख़त्म करेंगे। ठीक है, बने रहिएगा अंत तक। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या, ये अंडाशय क्या होता है। ये रहा अपना अंडाशय। ठीक है, देखिए प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है। स्त्री में कितना जोड़ा अंडाशय पाया जाता है, एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में स्थित होता है। उदर गुहा मतलब होता है पेट। पेट के ठीक नीचे में आपको क्या मिलेगा, अंडाशय। क्या मिलेगा, अंडाशय। ये जो आपको दिख रहा है, ये एक जोड़ा में कितना होता है, 2 होता है। तो एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो 2 होगा। उदर गुहा से ठीक नीचे स्थित होता है। श्रेणी गुहा में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, ये जो है अंडाशय, आपसे पूछा जाएगा कहाँ पाया जाता है, तो आपका पाया जाता है उदर गुहा के ठीक नीचे श्रेणी गुहा में पाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक अंडाशय में एक पतली पेरिटोनियम की झिल्ली के द्वारा उदर गुहा के पृष्ठीय दीवार से जुड़ी रहता है। पेरिटोनियम के एक झिल्ली के द्वारा क्या होता है, दोनों अलग हो चुका होता है और उदर गुहा में क्या होता है, पृष्ठीय दीवार से जुड़ी रहता है, मतलब सटा हुआ रहता है। प्रत्येक अंडाशय संयोजिक उत्तक के एक आवरण ट्यूनिका एल्यूविजिनिया से ढका होता है। प्रत्येक आवरण जो होता है, प्रत्येक अंडाशय एक संयोजी उत्तक के एक आवरण मतलब होता है ढका हुआ होता है, जिसका नाम होता है ट्यूनिक एल्यूविजिनिया। ट्यूनिक एल्यूविजिनिया के द्वारा क्या होता है, यह ढका होता है। कौन, अंडाशय। इस आवरण के नीचे जनन एपिथेलियम पाया जाता है। जनन एपिथेलियम पाया जाता है। ठीक है, इसी आवरण के नीचे, जिससे अंडाणु विकसित होते हैं। जिससे अंडाणु क्या होगा, विकसित मतलब डेवलप होगा। ठीक है, बड़ा होगा। उसके बाद हम लोग समझते हैं क्या, फैलोपियन नलिका। ठीक है, ये रहा आपका अंडाशय। यह क्या होता है, अंडाशय हमारे शरीर के उदर गुहा के ठीक नीचे में पाया जाता है। इसके सुरक्षा के लिए क्या होता है, ट्यूनिका एल्यूविजिनिया नामक एक संयोजी उत्तक होता है, जो उसको क्या करता है, ढक के एक रखता है, उसको सेफ्टी कर देता है। और एपिथेलियम में पाया जाता है, जो अंडाणु को क्या करता है, विकसित करता है, डेवलप करता है। ठीक है, बड़ा करता है। उसके बाद अब हम लोग समझते हैं फैलोपियन नलिका क्या है। फैलोपियन नलिका, जिसको अंडावाहिनी भी कहते हैं। फैलोपियन नलिका क्या नाम है, अंडावाहिनी। ठीक है, देखिए ये एक जोड़ी चौड़ी नलिका है, एक इधर होता है और एक इधर। ठीक है, जब अंडाशय 2 हो सकता है तो फैलोपियन नलिका भी एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो ये एक जोड़ी चौड़ी नलिका है, जो अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर नीचे की ओर जाती है। देखिए यहाँ से चौड़ी रचना होता है, अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर के नीचे की ओर जाता है। ठीक है, और अंत में गर्भाशय से जुड़ जाती है। ये रहा आपका गर्भाशय, यहाँ से जुड़ जाता है। ये रहा आपका गर्भाशय, यहाँ से जुड़ जाती है। प्रत्येक फैलोपियन नलिका का शीर्ष भाग एक चौड़ा कीप के समान होता है। कैसा होता है, पर यहाँ देखिए चौड़ा कीप। कीप मतलब जानते हैं ना, कीप, जिससे हम लोग पेट्रोल, मोबिल तेल को क्या करते हैं, किसी छोटे से चीज़ में अगर डायरेक्ट नहीं डाल सकते तो कीप के जरिए डालते हैं। तो क्या कीप के समान नहीं दिखते, यहाँ पर क्या है, पतला रचना है और आगे क्या है, चौड़ी सी, है ना। एक चौड़ी रचना तो कीप के समान होता है, जो अंडाणु को फैलोपियन नलिका में प्रवेश करने में सहायता करता है।
फैलोपियन नलिका में पहुंचने में किसको सहायता करेगा? अंडाणु को। ठीक है, पर सहायता करता है। फैलोपियन नलिका की दीवार मांसल एवं संकुचनशील होता है। फैलोपियन नलिका जो होता है इसकी जो दीवार होगा, ये दीवार किनारे वाला भाग जो क्या होता है? मांसल होता है। किसके समान? फैलोपियन नलिका की दीवार मांसल एवं संकुचनशील, मतलब चिपक जाता है, जिसको संकुचनशील, जिसमें कि हम उसको चिपका भी सकते हैं, फुला भी सकते हैं। ठीक है, वैसा होता है। इसकी भीतरी सतह पर सीलिया लगी होती है। क्या लगा रहता है? सीलिया लगी रहती होती है, जो अंडाणु को फैलोपियन नलिका में नीचे की ओर बढ़ाने में सहायता देता है। इसी के बीच में क्या होता है? एक सीलिया लगा रहता है, जो अंडाणु को क्या होता है? फैलोपियन नलिका में नीचे की ओर बढ़ाने में सहायता, मतलब हेल्प करता है। इस नलिका के द्वारा अंडाणु गर्भाशय में पहुंचता है। इसी नलिका के जरिए अंडाणु क्या होता है? गर्भाशय में आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब समझते हैं क्या? गर्भाशय। ठीक है, देखिए गर्भाशय यह एक मोटी दीवार वाला पेशी थैली के समान रचना है। पेशी थैली की जैसी, मतलब चमड़ी का एक रचना है, पेशी थैली जैसी रचना है, जो मूत्राशय तथा मलाशय के बीच श्रेणी गुहा में स्थित होता है। क्या है? मूत्राशय और मलाशय दोनों के नीचे श्रेणी गुहा में स्थित होता है क्या? गर्भाशय। ठीक है, यह लगभग त्रिकोणा होता है। ये जो गर्भाशय आपको दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है आपको? त्रिकोणा, ट्रायंगल। ठीक है, गर्भाशय कैसा होता है? त्रिकोणा आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, उस समय देखे भी होंगे। कैसा होता है? त्रिकोणा होता है, जिसका ऊपरी भाग ज्यादा चौड़ा होता है। इसका ऊपरी भाग क्या होगा? ज्यादा चौड़ा होता है, और इसके ऊपरी भाग के दाएं बाएं कोने से उस ओर फैलोपियन नलिका जुड़ी होती है। गर्भाशय की गुहा में ही भ्रूण का विकास होता है। गर्भाशय की गुहा में ही क्या होता है? भ्रूण का क्या होगा? एम्ब्रो का विकास होता है, जिसकी गुहा सामान्यतः 7 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये जो गुहा होता है गर्भाशय की, यह 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसी में भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण कैसे होता है आगे समझेंगे। ठीक है, विकास होता है, परंतु भ्रूण के विकास के समय यह बढ़ जाती है और गर्भ के 8वें महीने में लगभग 18 से 20 सेंटीमीटर लंबा तथा अंडाकार हो जाती है। ये जो आपको गर्भाशय दिखता है, यह नॉर्मल 7 से 8 सेंटीमीटर रहता है। कितना? 7 से 8 सेंटीमीटर रहता है। लेकिन जब बच्चे का विकास होकर के लगभग जिस समय बच्चे माँ के गर्भ में 8 महीने का हो जाते हैं, तो उस समय यह 18 से 20 सेंटीमीटर का हो जाता है। मतलब 1 फीट बराबर 12 इंच, तो 2 फीट बराबर 24 इंच। यह 24 इंच से बस थोड़ा सा ही कम रहता है। ठीक है, 18 से 20 सेंटीमीटर मतलब 2 फीट से थोड़ा सा कम। समझ में आया आपको? लगभग 1.5 फीट के आसपास क्या होता है? यह इतना बड़ा हो जाता है। कौन? गर्भाशय आपका। ठीक है, अंडाकार हो जाती है। 8वें महीने में क्या होता है? यह अंडाकार के टाइप में हो जाता है, जिससे कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, शिशु के जन्म के बाद यह पुनः छोटी हो जाती है, इसलिए इसको संकुचनशील बोला गया था। शिशु के जन्म होगा, फिर वैसे ही नॉर्मल अवस्था में अपना ये आ जाती है। ठीक है, परंतु सामान्य स्थिति में न आकर के उसमें थोड़ी बड़ी रह जाती है। क्या होता है? सामान्य स्थिति में पहले जैसा ही नहीं आ पाती है, मतलब 100% में 100% पहले जैसा नहीं हो पाती है, लेकिन हाँ लगभग 95% तक आ जाती है। थोड़ा बहुत फूली रह जाती है। ठीक है, तथा यह फैलने योग्य होती है। थोड़ी बहुत रह जाती है। गर्भाशय का निचला भाग सकरा होता है। गर्भाशय का निचला भाग देखिए यहाँ पर पतला दिख रहा है। सकरा को ही क्या बोलते हैं? पतला होता है, जिसे होता है, इसे ग्रीवा या सर्विकस कहते हैं। इसका ही नाम क्या है? ग्रीवा या सर्विकस कहते हैं। ग्रीवा नीचे की ओर योनि में खुलता है। यही ग्रीवा आगे कहाँ खुलता है? योनि में। कहाँ खुलेगा? योनि। ये रहा आपका योनि। ये जो दिख रहा है ये रचना, ये क्या कहलाता है? योनि कहलाता है। ठीक है, यह एक पेशीय नली के समान रचना है। यह जो योनि दिख रहा है यह पेशियों का बनाता है, मतलब चमड़ी थैली जैसी रचना का बनाता है। यह किसका होता है? मतलब ये पेशियों का हम लोग क्या बोलते हैं? स्किन मतलब चमड़ा जिसको बोलते हैं। पेशियों के समान रचना होता है, जो 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह जो होता है 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। क्या? योनि। ठीक है, स्त्री का जो योनि होता है 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी दीवार पेशी तथा तंतु में संयोजी ऊतक का बना होता है। पेशी और तंतु संयोजी ऊतक का बना होता है तथा यह फैलने योग्य होता है। यह क्या होता है? फैलता है। ठीक है, फैला होता है इसके अंदर तथा यह फैलने योग्य होती है। यह बाहर की ओर एक छिद्र भग या बल्बा के द्वारा खुलता है। आगे की ओर जो छिद्र होता है उसका नाम भग या बल्बा होता है। यहाँ पर हम बल्बा लिखे हैं, भग नहीं लिखे, आप समझ जाइएगा। इसका नाम क्या है? भग या बल्बा, दोनों एक ही होता है। ठीक है, बल्बा के द्वारा
बाहर खुलती है। बल्बा एक पतली झिल्ली से ढकी होता है जो हाइमेन कहलाता है। ये जो बल्बा होता है भगिया बल्बा, जहाँ से योनि क्या होता है बाहर की ओर खुलती है, यह क्या होता है एक पतली झिल्ली हाइमन की झिल्ली से ढका रहता है। कौन? भगिया बल्बा, ठीक है, जहाँ से योनि का रास्ता बाहर की ओर खुलता है। इसमें एक बहुत छोटा सा छिद्र होता है। ये इसमें क्या होता है एक छोटा सा छिद्र होता है। पहली बार संभोग यानी कि सेक्स के समय में चोट या लगने से यह टूट जाती है। यह हाइमन नामक झिल्ली जो है, फर्स्ट बार अगर कोई व्यक्ति सेक्स करता है या उसको चोट लगने के कारण यह हाइमन नामक झिल्ली क्या होता है टूट जाता है। फिर दोबारा इसका निर्माण नहीं होता है, फिर से दोबारा हाइमन नामक झिल्ली नहीं बनता है, टूट जाती है, दोबारा इसका निर्माण नहीं होता है। योनि संभोग या मैथुन के समय नर के शीशन को ग्रहण करती है, जिसके सक्लित वीर्य मादा जननांग के अंदर पहुंचते हैं। जब क्या होता है ये योनि जो है संभोग या मैथुन के समय नर के शीशन को ग्रहण करता है। जो पुरुष का जो होता है पेनिस शीशन, उसको क्या करता है यही योनि क्या करता है अपने अंदर क्या करता है ग्रहण करता है, जिससे शिगलित वीर्य मादा जननांग में के अंदर जाता है। वीर्य मतलब होता है शुक्राणु, शुक्राणु इसी के जरिए क्या होता है इसके अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। जन्म के समय शिशु इसी रास्ते से क्या होता है फिर बाहर भी निकलता है। जो बेबी होता है बेबी शिशु क्या होता है इसी के जरिए फिर से बाहर निकलता है। मासिक स्राव के भी बाहर निकलने का रास्ता यही है। मासिक स्राव जिसको हम लोग रोजोधर्म भी बोलते हैं, रोजोदर्शन भी बोलते हैं, या मेस्टुर्बेशन साइकिल MC, इस जिसके जरिए ये सारा प्रोसेस जो होता है इसी भगिया बल्बा योनि के से क्या होता है बाहर होने का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब समझते हैं ये भगिया बल्बा, देखिए यह योनि के ठीक बाहर होता है। क्या होता है योनि तो अंदर में हुआ, इसके ठीक बाहर में क्या होता है भगिया बल्बा होता है, ठीक है। यह बाह्य जननेंद्रियों के रूप में स्थित है, मतलब यह जनन इंद्रिय है लेकिन ये बाह्य है, मतलब यह बाहर रहता है, एक्सटर्नल, ठीक है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया कहते हैं इसको, मतलब बाह्य जनन इंद्रियां कहते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं क्या फर्टिलाइजेशन मतलब कि निषेचन, ठीक है, इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। निषेचन समझिए, देखिए संभोग के समय यानी कि सेक्स के समय जब नर का वीर्य मादा की योनि में सक्लित होता है, मतलब सेक्स के दौरान जब एक मेल एंड फीमेल जब आपस में आते हैं तो मेल के अंदर क्या होता है मेल वाला जो स्पर्म होता है वीर्य जिसको बोलते हैं शुक्राणु क्या होता है फीमेल में प्रवेश करता है, योनि में सक्लित होता है मतलब जाता है, तब वीर्य में स्थित क्रियाशील शुक्राणु क्या है नर युग्मक, शुक्राणु क्या है नर में पाया जाता है इसलिए उसको क्या बोलते हैं नर युग्मक, ठीक है। नर युग्मक पूंछ की गति की सहायता से गर्भाशय तथा फिर आगे फैलोपियन नलिका के अगले भाग में पहुंच जाती है। पूंछ उसमें एक फैलिजला होता है पूंछ जो उसको आगे में चलने में मदद करता है, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी रहता है, यह 12वीं में आपको अच्छे ढंग से पढ़ने को मिलेगा। फिर क्या होता है पूंछ के जरिए आपको यहाँ पर एक फिगर के रूप में दिखा देगा किस टाइप का रहता है शुक्राणु अपना, देखिए ध्यान से। इस टाइप में रहता है, इसका पूंछ क्या होता है इसको चलाने में हेल्प करता है और यह आगे बढ़ते जाता है, फिर गर्भाशय से फैलोपियन नलिका फिर उससे आगे चला जाता है, ठीक है, अगले पहुंच जाता है। यहाँ तक कई शुक्राणु तथा एक साथ पहुंचते हैं परंतु उनमें केवल एक शुक्राणु से ही फैलोपियन नलिका में पहुंच तथा अंडाणु के साथ संयोग करने में सफल हो पाता है। यहाँ से बहुत सारा करोड़ों शुक्राणु जाएगा लेकिन बहुत सारा शुक्राणु यहाँ पर ना एक रिजीजू के टाइप में होता है जो उसको फंसा लेता है। यहाँ पर आसपास में बहुत सारे क्या होता है स्पर्म को फंसा लेता है, स्पर्म को आगे बढ़ने नहीं देता है, बहुत सारा स्पर्म इधर आसपास में ही मर जाता है, ठीक है। स्पर्म और आगे कुछ मान लीजिए बहुत ज़्यादा मात्रा में भी अगर अंडाशय के पास पहुंच जाता है स्पर्म तो जाने के बाद मात्र एक ही शुक्राणु से क्या होता है यह अंडाणु जो होता है मैच करता है, बाकी सब शुक्राणु क्या होता है मर जाते हैं उसी के अंदर, ठीक है, नष्ट हो जाता है, संयोग कर सफल हो पाता है। नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु का संयोजन ही फ्यूजन मतलब संयोजन ही निषेचन कहलाता है। पूछेगा आपसे निषेचन क्या है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन मतलब होता है एक, या संयुग्मन मतलब मिलना को ही हम लोग क्या बोलते हैं निषेचन। फर्टिलाइजेशन मतलब अंडाणु और शुक्राणु के आपस में संयोजन या संयुग्मन को ही क्या बोलते हैं निषेचन कहते हैं। अंडाणु और शुक्राणु का आपस में मिलना निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। बचे हुए शुक्राणु जो बच जाता है यहाँ पर शुक्राणु स्पर्म वह क्या होता है नष्ट हो जाते हैं। अधिकांश शुक्राणु
फैलोपियन नलिका में ऊपर की ओर गति करते समय नष्ट हो जाता है। जिस समय फैलोपियन नलिका में वो गति कर रहा होता है, मतलब आगे बढ़ रहा होता है, उसी समय नष्ट हो जाता है। शुक्राणुओं की गति दर लगभग 100 माइक्रोन प्रति मिनट होता है। 100 माइक्रोन प्रति मिनट क्या होता है, जो स्पर्म है क्या करता है, गति करता है 100 माइक्रोन प्रति मिनट है, प्रति मिनट यह क्या करता है, गति करता है। सामान्यतः शुक्राणु फैलोपियन नलिका में करीब 12 घंटे तक जीवित रहता है। फैलोपियन नलिका जो है यहाँ पर, या अंडावाहिनी जिसको बोलते हैं, यहाँ पर जो शुक्राणु होता है स्पर्म मात्र 12 घंटे तक ही जीवित रह सकते हैं। ठीक है, इसी अवधि के दौरान ये अंडाणु से संयोग कर सकते हैं। इसी अवधि के दौरान 12 घंटे के दौरान ही यह अगर अंडाणु से मैच करता है तो करता है, नहीं तो संयोग करता है तो कर ले, नहीं तो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। स्त्रियों में लैंगिक चक्र तथा अंडाणु के निषेचित न होने के बाद की क्रिया स्त्रियों में यौवनारंभ या प्यूबर्टी सामान्यतः 10 से 12 वर्ष की आयु में होता है। स्त्री जो हो जाती है, बच्चे को जन्म देने लायक कब हो जाती है, तो 10 से 12 साल की उम्र में उसके अंदर यौवनारंभ स्टार्ट हो जाता है, मतलब युवा अवस्था उसके अंदर स्टार्ट होता है, वह बच्चे को जन्म दे सकती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी या यौवनारंभ कहते हैं। ठीक है, अर्थात इस उम्र में नारी में जनन क्षमता क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है, जनन करने की क्षमता उसमें स्टार्ट हो जाता है। तथा आंतरिक जननांगों में कुछ चक्रीय क्रियाएं होती है, जिसे हम लोग मासिक चक्र, जिसको अंग्रेजी में मेस्टुर्बेशन साइकिल कहते हैं, मासिक धर्म, रोजोधर्म या मासिक स्राव भी कहते हैं। यह चक्र 28 दिनों तक चलता है। यह जो चक्र होता है 28 दिनों तक ही चलता है। ठीक है, यह चक्र 28 दिन चलता है। सामान्य स्थिति में प्रत्येक 28 दिन पर इसकी पुनरावृत्ति होता है। यह चक्र 28 दिन पर पुनरावृत्ति फिर से दोहराता है। ठीक है, मासिक चक्र के प्रारंभ में काफी पुटिक या ग्राफियन फॉलिकल में स्थित अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। मासिक चक्र के क्या होता है, प्रारंभ में ये बहुत सारा ग्राफिक फुटक या ग्राफियन फॉलिकल में स्थित अंडाणु क्या होता है, परिपक्व होने तैयार होने लगता है। यह क्रिया प्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के प्रभाव से प्रारंभ होता है। प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इसके द्वारा ही यह क्या होता है, प्रभाव के मतलब प्यूटरी ग्रंथि द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है उसी के प्रभाव में यह प्रारंभ होता है। कौन, यही अपना मासिक चक्र। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल के परिपक्व होते ही अंडाशय से हार्मोन एस्ट्रोजेन निकलता है। क्या होता है, एस्ट्रोजेन हार्मोन इसी के अंदर से निकलता है। पूछेगा एस्ट्रोजेन हार्मोन किस में पाया जाता है, तो महिला में पाया जाता है, स्त्री में, मदद में पाया जाता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अगर मासिक चक्र हो रहा है, अगर उसके प्रेगनेंसी को चेक करना है, तो अगर वो प्रेग्नेंट होगी तो किट खरीदेगा, उसमें जो उसका टॉयलेट होता है पेशाब, उसमें रहता है कुछ, ठीक है, उसी के सहारे डालिएगा उसके अंदर, किट के अंदर जो इस टाइप का किट रहेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ लाइनें रहता है। अगर मान लीजिए एक लाइन में है तो चलेगा, लेकिन डबल लाइन हो गया, ट्रिपल लाइन हो गया, इसमें ट्रिपल लाइन होते हैं। एक लाइन में है तो चलेगा, ठीक है, एक से अधिक होता है तो समझ आइए क्या है, प्रेग्नेंट है। तो कैसे, तो उसमें जो एस्ट्रोजेन हार्मोन होता है अधिक मात्रा में रिलीज होने लगता है। हालांकि रिलीज पहले से भी होता है, जिसके कारण इसमें एक लाइन में क्या होता है, रेड आ जाता है, लेकिन जब प्रेग्नेंट होती है तो क्या होता है, डबल लाइन में हो जाएगा, यहाँ पर रेड। समझ में आया? तो ये क्या होता है, एस्ट्रोजन मात्रा की अधिक, यही हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाने से होता है। और इस हार्मोन का जो नियंत्रण होता है पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा होता है, जो कि माइंड में होता है। अगर मस्तिष्क में पाया जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, इसमें सोचने समझने की क्षमता होता है। जब आप मस्तिष्क चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें बताएं, नहीं पढ़े हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो गर्भाशय की दीवार में कुछ आवश्यक परिवर्तन लाता है। गर्भाशय की दीवार में सबसे भीतरी सतह, जिसे अंत स्तर या एंडोमेट्रियम कहते हैं, रक्त कोशिका तथा ग्रंथियों के विकास के कारण मोटी होती है। गर्भाशय में इस तरह की तैयारी अंडाणु के निषेचन के बाद भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक होता है। उसके द्वारा जो तैयार किया गया है उससे क्या होता है, आवश्यक होता है, भ्रूण के विकास के लिए जरूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। मासिक चक्र के करीब बीच में योनि करीब 14वें दिन केवल एक परिपक्व अंडाणु अंडाशय से बाहर अंडोत्सर्ग निकलता है। 14 दिन इसमें होगा, फिर 14वां दिन इसमें होता है। ठीक है, लेफ्ट राइट मात्र 14 दिन पर होता है। ठीक है, अगर 14 दिन में अगर अंडाणु इधर बना है, फिर 14 दिन के बाद इधर बनेगा। ठीक है, अंडोत्सर्ग होता है, बाहर निकल जाता है। यह अंडाणु फैलोपियन नलिका में पहुंचता है। कहाँ पर पहुंचेगा, फैलोपियन नलिका में यहाँ पर पहुंचेगा। फिर पहुंचने के बाद अंडोत्सर्ग के बाद फॉलिकल का बचा भाग पीले रंग का हो जाता है। इसका जो बचा भाग जो होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, पीला रंग का हो जाता है। अब इसे पित्तपिंड या कॉपर्स ल्यूटियम कहते हैं। इसको पित्तपिंड या कॉपर्स ल्यूटियम कहेंगे जब यहाँ से अंडाणु निकल जाएगा तो। ठीक है, कहते हैं
कॉपर्स ल्यूटियम एक अंतःस्रावी ग्रंथि, इससे एक हार्मोन प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। इसी से प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। पूछेगा प्रोजेस्टेरोन या एंड्रोजेस्टेरोन किस में पाया जाता है, तो महिला में पाया जाता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का चर्चा करेगा तो किस में, पुरुष में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ से रिलीज होता है, तो टेस्टिस यानी ब्रीसन से रिलीज होता है। ठीक है, इस हार्मोन के प्रभाव से गर्भाशय की दीवार और मोटी हो जाती है। किसको, प्रोजेस्टेरोन जो स्रावित होता है, इसी हार्मोन के प्रभाव से गर्भाशय की जो दीवार होता है क्या होता है, मोटी हो जाती है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं होती तो उसका रीजन यही है। बार बार क्या होता है इसका, मतलब वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए चल रहा है मेंस्ट्रुएशन साइकिल और उसके दौरान मतलब एज कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो इससे जो हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम क्या है, प्रोजेस्टेरोन, जिसके कारण क्या हो जाता है, इसकी जो दीवार है वो क्या हो जाता है, मोटी हो जाती है। 36 घंटे के भीतर अगर यह अंडाणु शुक्राणु के द्वारा निषेचित नहीं होता है तब यह नष्ट हो जाता है। जो हमारा जो स्पर्म होता है शुक्राणु, यह सिर्फ और सिर्फ वेजाइना के अंदर मात्र 12 आवर मतलब 12 घंटे के लिए ही क्या रहता है, यहाँ पर जीवित रहता है। लेकिन जो ये आपका जो ओवरी हो गया, अंडाशय हो गया, यह 36 घंटे तक स्पर्म के साथ क्या कर सकता है, निषेचन कर सकता है। 36 घंटे तक यह निषेचन कर सकता है, फर्टिलाइजेशन कर सकता है। लेकिन जो स्पर्म जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मात्र 12 घंटे तक ही फर्टिलाइजेशन कर सकता है। ठीक है, तब यह नष्ट हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, ये अपना जो अंडाशय है ओवरी, यह क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसके साथ साथ कॉपर्स ल्यूटियम भी निष्क्रिय होकर के विकृत होने लगता है। इसके कारण हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का स्राव भी बंद हो जाता है। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और उसकी दीवार फिर से क्या होता है, धीरे धीरे पतली होने लगती है। नहीं तो उस समय क्या हो जाता है, मोटी हो जाता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन की कमी से गर्भाशय की दीवार का अंत स्तर अलग हो जाता है। मतलब दोनों जो इसका जो अलग जो आपको दिख रहा है फेस, यहाँ पर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन की कमी से गर्भाशय की दीवार स्तर अलग हो जाता था। अंडोत्सर्ग के करीब 2 सप्ताह बाद यानी योनि के चक्र के प्रारंभ होने के 28वें दिन रक्त यानी म्यूकोस गर्भाशय की दीवार से अलग अलग टूटी हुई कोशिकाओं तथा अंडाणु योनि से स्राव के रूप में बाहर जाता है। और यह क्या होता है, टूट करके आपस में धीरे धीरे यह 1 सप्ताह तक चलता है और यह क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मासिक चक्र कहते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर बना क्या, अंडाणु बना, अंडाणु बनने के बाद यह किसी भी स्पर्म से यानी शुक्राणु से अगर मैच नहीं करता है तो जाहिर सी बात है जो निषेचन नहीं होगा। जब निषेचन नहीं होगा तब 36 घंटा खत्म होते ही क्या होता है, टूटने लगता है। कॉपर्स ल्यूटियम भी काम करना अपना बंद कर देता है और यहाँ से टूट करके क्या होता है, वेजाइना से क्या होता है, योनि में, योनि के जरिए भग या बलवा के जरिए क्या होता है, बाहर आने लगता है। और यह 3 से 4 दिन, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन होते हैं। उसके बाद बाकी 7 दिन के अंदर कंप्लीट क्या होता है, यह खत्म हो जाता है। ठीक है, तथा 3 से 5 दिनों में यह समाप्त हो जाता है तथा अंडाशय में फिर से नए अंडाणु का क्या होता है, निर्माण शुरू हो जाता है। अगर इधर इस महीने में होता है, अगले महीने में इधर होगा। फिर से जो अंडाशय है वो नेक्स्ट दूसरे तरफ में क्या हो जाता है, बनना स्टार्ट हो जाता है, कार्य निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। अर्थात मासिक चक्र पुनः क्या हो जाता है, प्रारंभ, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक चक्र जिसको हम रोजोधर्म या मासिक चक्र, ये फिर से क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। अगर अंडाणु शुक्राणु से निषेचित होने में अगर सफल हो जाता है, अगर मान लीजिए स्पर्म जो है ओवरी से अगर क्या कर दिया, मैच कर गया, संयुग्मन हो गया, तो यह क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, निषेचित अगर सफल हो गया सक्सेसफुली, तो आगे विकास गर्भाशय में होने लगता है। ये जो आपको गर्भाशय दिख रहा है इसमें होने लगता है। गर्भाशय की लंबाई पढ़ते नॉर्मल 7 से 8 सेंटीमीटर होता है। जब जो किसी भी जो स्त्री होती है उसके अगर जो गर्भकाल होता है उसमें अगर 8 महीने पूर रहा होता है तो उसमें यह जो गर्भाशय होता है 18 से 20 सेंटीमीटर, लगभग 1.5 फीट के आसपास में क्या होता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, होने लगता है। गर्भधारण की संपूर्ण अवधि में अंडाणु का निर्माण नहीं होता है तथा कॉपर्स ल्यूटियम सक्रिय रहकर प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्सिन स्रावित करते रहता है। कॉपर ल्यूटियम जो होता है यह रिलैक्सिन हार्मोन को क्या करता है, स्रावित कर देता रहता है। रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है ह्यूमन बॉडी में मेल के अंदर जो बेबी होता है उसको क्या करता है, रोटेट करने, घुमाने का काम करता है। जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है बॉडी के अंदर, जो मेल का जो बॉडी है, फीमेल का जो बॉडी होता है जिसमें गर्भाशय जो होता है, गर्भाशय के अंदर उसको बच्चे को घुमाने का कार्य करता है कौन, रिलैक्सिन हार्मोन। और रिलैक्सिन हार्मोन क्या होता है, स्रावित होते रहता है
और गर्भधारण मतलब जिस समय तक गर्भ से वो बच्चे का जन्म नहीं हो जाए उस समय तक फिर से ये मेस्टुरेशन साइकिल मतलब मेस्टुरेशन साइकिल की जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं होगा, अंडाणु फिर से नहीं बनेगा। ठीक है, इन दोनों हार्मोन के प्रभाव से गर्भावस्था में होने वाली अन्य क्रियाएं क्या होता है, संपन्न होता है। जितना और सारा जो प्रोसेस होगा इसके अंदर वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा फिर से। ठीक है, आई होप आप लोग को यह पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए।